हेलो फ्रेंड्स, सी एस उत्कर्ष दिस साइड। तो इंटरनेशनल बॉडीज़ की सीरीज़ में ही आज हमारी सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने आईएमएफ को डिस्कस किया था, तो आज उसी के पार्ट में हम सेकंड बॉडी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सार्क। अच्छा जी, सार्क का क्या मतलब होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियाई एसोसिएशन, संगठन, फॉर रीजनल मतलब क्षेत्रीय, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब हो गया संयोग। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसी संगठन है जो क्षेत्रीय कोऑपरेशन के लिए हमारे को सहयोग देगी साउथ एशियन कंट्रीज़ को। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये जो हमारा सार्क एसोसिएशन है, इसका हमारा जो चार्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा भी। वो कहाँ पर साइन हुआ है इसका चार्टर? इसका चार्टर साइन हुआ है आपका ढाका में, बांग्लादेश में। और कब हुआ है ये? 8/12/1985 को। ठीक है, अच्छा अब ये अगर इसके पीछे हम जाने तो ये आपके रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि जो बांग्लादेश के पीएम हैं उन्होंने ही ये रिकमेंड किया है कि इस तरीके का कोई संगठन होना चाहिए, जिस वजह से इसका चार्टर वहाँ पर ही साइन हुआ है। क्योंकि आप अच्छा अब इसका देखते हैं, जो इसका एक तरीके से सेक्रेटरी है, सचिवालय कहते हैं, वो कहाँ पर है? वो ढाका में नहीं है, वो काठमांडू नेपाल में है। और वो कब आपका सेटअप हुआ था? 17 जनवरी 1987 को, उसके तकरीबन तकरीबन 2 साल बाद। ठीक है, चलिए ये तो हो गई थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स की बात। अब हम बेसिकली इसका कंसेप्ट जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं और इसका इस बॉडी का क्या फंक्शनिंग है और क्या काम रहता है। ठीक है, आइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो अगर हम मेंबर्स की बात करें तो जैसे इसमें लिख भी रखा है, बट मैं इसका आपको रेलेवेंस बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे है। बेसिकली ये हमारे ऑल आर द नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है ना, हमारे को नेबरिंग कंट्रीज से अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करने के लिए ये एक बॉडी बनाई गई है। ठीक है ना, और जिसमें आप ये देख रहे होंगे एक इंडिया सबसे बाकी कंट्रीज़ आप देखते हैं जैसे भूटान हो गया, ठीक है ना, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया। तो अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो जैसे आपका नेपाल, तो ये सब क्या है? सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। बस एक ये पाकिस्तान यहाँ पे हो गया, तो अफ़गानिस्तान, एक बस अफ़गानिस्तान हमारी इस बॉडी से नेबरिंग से नहीं टच होता, बाकी नहीं तो सब हमारी बॉडीज़ में। ये मालदीव्स इधर हो गया, श्रीलंका आपका इधर हो गया, ठीक है, ये भूटान वगैरह साइड सब इधर आ जाते हैं। तो ये सब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं हमारी, जिससे आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और मैं अगर आपसे और क्लियरिटी के साथ अगर बात करूँ तो आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी हमारी बाउंड्रीज टच होती है। ठीक है ना, तो ये 4 तो आप वैसे याद कर लेंगे। और अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में एंटर हुआ है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, इसको आप अलग कर लीजिए। बाकी जो नीचे साउथ की साइड हो गए आपका मालदीव्स और श्रीलंका। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें एक फैक्ट बहुत बात की मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्लस एक इम्पोर्टेंस भी है। क्योंकि अगर हम जीडीपी वाइज वगैरह भी देखें तो बाकी कंट्रीज़ का इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना कि इंडिया का है। तो उस वजह से इंडिया का एक अच्छा रोल प्ले भी रहता है इसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें वैसे तो आपकी बुक में इस तरीके की बात नहीं लिखी, बट फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ ना लें। इसमें 4 कंट्रीज ऑब्जर्वर के रूप में भी करी गई हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं, मतलब की नोट्स के लिए, कि इन केस अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप अच्छे से आंसर कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं सर इनके ऑब्जेक्टिव्स की। कोई नहीं, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव्स अगर नहीं है कोई बात नहीं, अभी थे तो सही इसमें। हाँ ये रहे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? इसका ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव रिलायंस। कलेक्टिव रिलायंस का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव रिलायंस का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस आप जानते ही हैं, आजकल वर्ड
काफ़ी ज़्यादा चल भी रहा है। आत्मनिर्भर मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इन्हीं के साथ इतना अच्छा बिजनेस कर लीजिए कि हम लोगों को इंटरनेशनल कंट्रीज से के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, ओके। और दूसरा है कि हमारे को जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करना है। भाई आप जानते हैं जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो मतलब इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन भी अच्छे हो और अगर कहीं जगह कोई दिक्कत है तो वो भी इम्प्रूव हो सके। ऐसी लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। थर्ड हो गया आपका वेलफेयर, ठीक है ना, तो पीपल का वेलफेयर भी अपने आप इस तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपको बोल देंगे कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। तो हो सकता है कि कोई एक दो ऑब्जेक्टिव हो जो नहीं हो, पर वो आपको मेंशन कर रखा हो, तो ऑड वन आउट की तरह आपको फाइंड करना हो तो वो भी आप उस पर अच्छी से आइडेंटिफाई कर सकें। और वो आप आइडेंटिफाई कब कर पाएंगे, जब आपको पता हो कि भाई ऑब्जेक्टिव हैं क्या। और क्योंकि समझ में नहीं आती ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी क्या है, उस वजह से हमारे को बस ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, अब जैसे क्या होता है पाकिस्तान वगैरह हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया, हम लोगों को इनसे थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो एक हम ट्रस्ट की फीलिंग मतलब विश्वास की, भाई कोई वॉर इनिशिएट नहीं करेगा, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, जैसे कश्मीर का मुद्दा उठा देता है पाकिस्तान उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, तो हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो उसको हम रिजॉल्व आउट करें, तो ये सब सार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे को म्यूचुअल, आप जब ये पढ़ेंगे बुक से तो आपको समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल सपोर्ट को हमारे को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, म्यूचुअल को कोऑपरेशन को हमारे को स्ट्रेंथन करना है। तो ये सब क्या है हमारा, भाई आपके, क्योंकि आपसे दूर तो है ही नहीं, ये आपकी बिल्कुल इंडिया की बाउंड्री से टच हो रही हैं, तो अपने ही देश हैं एक तरीके से। तो इसलिए म्यूचुअल को सपोर्ट बढ़ाना, म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ाना, ये हमारे इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। अच्छा, अब इसमें हर्डल्स क्या हैं, दिक्कत क्या है कि भाई एक तो क्या है सबसे बड़ा, जो आपको पता है पाकिस्तान, जैसी इसकी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें ये कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं एंड उसके बाद फिर मीटिंग में कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। जबकि आपको पता होगा शिमला का जो हमारा कॉन्फ्रेंस था, ट्रीटी एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको, ट्रीटी 1972 से, तो वो वहाँ से मैटर रिजॉल्व हो जाता है, बट फिर भी। अच्छा, एक सेकंड प्रॉब्लम कहाँ से आती है हमारा, बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश के काफ़ी सारे रेफ्यूजी आपने सुना होगा ये आपके आसाम में चले गए हैं। ये आपका थोड़ा करंट अफेयर का भी पार्ट बन जाता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक तीसरा हमारा श्रीलंका। हाँ, ये श्रीलंका में भी कुछ तमिल्स का इशू चल रहा है। मतलब मैं उसके बारे में आपको डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हमारा आई थिंक टॉपिक, नहीं तो हम डेविएट हो जाएंगे। बट मैं आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है। कॉपरेशन बढ़ाना, म्यूचुअल सपोर्ट, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, सेल्फ रिलायंस, कोऑपरेटिव करना, मतलब आपस की कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन करना। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वैसे तो इसमें मेंशन नहीं है पर इसके दो अरेंजमेंट्स करे गए हैं। अगर आप कहीं सुने तो वो समझ लीजिएगा ये सार्क के ही अरेंजमेंट्स हैं। एक है साप्ता और एक है साफ्ता। ठीक है, अच्छा, अब साप्ता का क्या है और साफ्ता क्या है। साप्ता क्या है, साप्ता में जो SA है वो क्या है आपका, सार्क को डिनोट करता है। P फॉर प्रेफरेंशियल, T फॉर ट्रेडिंग एग्रीमेंट, मतलब हमने एक इनसे प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट कर रखा है कि आप अदर कंट्रीज से ट्रेड से पहले आप हम लोगों से ट्रेड कर लीजिए। ठीक है ना, और क्योंकि एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि हम लोगों की ही, हम इन्हीं कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ वीक है, बाकी सब तो अच्छे से डेवलप्ड हैं, तो कोशिश ये रहती है कि भाई आप लोग भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल हो जाएं। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या था आपका, साफ्ता। साफ्ता का क्या मतलब होता है, इसमें जो हमारा SA है उसका क्या है, साउथ एशियन, और FTA का मतलब क्या हो गया, फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है ना, ये हमारे को फ्री ट्रेड एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, तो आई थिंक सार्क के रिगार्डिंग में मैंने आपसे काफ़ी बात कर ली, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए, जिससे अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको वो भी वे भी बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।